चलिए अब इसको हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं, ठीक है। देखिए जिस समय हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, क्या चीज बताए थे कि देखिए क्रांति की शुरुआत का जो कुछ स्टेप थे उसमें पहला आता है संवैधानिक राजतंत्र। क्या आता है? संवैधानिक राजतंत्र। और इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें कौन सा वर्ग सम्मिलित था, ये इसमें मध्यम वर्ग सम्मिलित था, मतलब थोड़ा ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। और उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र के बाद ऐसी घटना घटती है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र की अगर बात किया जाए तो 1789 से था, 1789 से लेके 1792 ईस्वी तक चला था। तो ये और इसके बाद उग्र राजतंत्र का शुरुआत होता है, जो 1792 से लेके और 1795 ईस्वी तक चला। अब इसमें क्या हुआ था भैया, उग्र राजतंत्र में इसमें आपको बताएंगे कि निम्न वर्ग सम्मिलित हो गया। और निम्न वर्ग सम्मिलित हो गया इसमें, चूंकि क्या था कि एक सदन विधानमंडल बनाया गया। और इसमें कुछ ऐसे भी थे जो मध्यम वर्ग के थे। तो मध्यम वर्ग तो थे लेकिन ऐसे उदारवादी थे, मतलब ये इनका सोच अलग था कि भाई चलो हमने क्या किया कि संवैधानिक राजतंत्र का क्या मतलब होता है कि राजा तो रहेगा लेकिन वह माता एक रानी के कोख से जन्म लिया और राजा ने जो भी नियम कानून चले बनेगा संविधान द्वारा पारित होगा उसी के अनुसार वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो राजा अब अंकुश में आ गया था, निरंकुश न रह गया था। लेकिन इसको भी हटाकर ये यहाँ पर एक उदारवादी से अलग एक पूर्ण परिवर्तन चाहने वाला एक वर्ग उभरा। और ये क्या किया, इसको बोलते हैं रेडिकल। एकदम मतलब कि कहा कि नहीं राजा रानी के कोख से पैदा हो उसको राजा नहीं बनाएगा, अब उसके वो वंशानुगत न होकर अब ना उस योग्यता पर आधारित होने लगा। तो इसमें से दो दल उभरे, एक था कौन सा, जीरनदस्तो, और दूसरा था क्या, जैकोबियन। तो जैकोबियन और जीरनदस्तो, और जीरनदस्तो का हेड जो था ब्रिंसो, क्या नाम बताए थे, ब्रिंसो। और एक जैकोबियन का दल का जो था वो रॉब्सपियर। तो आपको भी बताया था कि भारत में जैकोबियन दल की सदस्यता कौन लिया था, और शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान। तो ये मत सोचिएगा कि इस जो निम्न वर्ग हम कह रहे हैं तो निम्न वर्ग में केवल निम्न वर्ग थे, है ना, ऐसे नहीं था। उसमें मध्यम वर्ग भी थे कुछ ऐसे। जरूरी नहीं कि गरीबों की पार्टी है तो क्या उसमें सब गरीबे रहता है, नहीं, कुछ कुछ अमीरों लोग रहता है उसमें, और नाम भले पार्टी गरीबों का हो गया है, ठीक है। तो हाँ, तो नेताजी भी कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, तो ऐसा थोड़ी कि नेताजी गरीबे हैं, ऐसे तो जरूरी नहीं। तो इसमें क्या था कि राष्ट्रपीय एक मतलब 1793 से लेकर 1794 तक ऐसा आतंक का माहौल बना देता है, कहते हैं कि वो कहता था कि भय बिना प्रीत का, उसका अलग ही थ्योरी था। कहता था कि जौन जिसे मेहरारू से मर्द ना डराएगा तो प्रेम कहाँ से करेगा, है ना। तो वही बात था, वो कहता था कि बिना भय का प्रीत नहीं होता है ना। प्रीत से प्रीत नहीं होगा, भय से प्रीत होगा। तो इतना भयंकर अपना जलवा बिखेरा कि बाप रे बाप, एकदम अलगे फार्म धरा था कि कहा गया ब्रिंसो कहा कि चलो भाई जो हम लोग ने क्रांति को जो हम चाहते थे वो हमने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ तक कि हम लोग ने चाह रहा था कि चलो अब राजा को हटाकर, है ना, राजतंत्र से हमने हटाकर जो यहाँ पर जो वंशानुगत था उसको हटा दिया, हम लोग ने अपना राजा चुन लिया। अब हम लोग ने जिस चीज को पाया चाहा था उस चीज हम लोग ने प्राप्त कर लिया। लेकिन होता है ना कि जैसे कई बार होता है कि कई लोग होते हैं कि नौकरी लगने के बाद, जैसे कठिन तपस्या कठिन संघर्ष के बाद बहुत प्रयत्न के बाद तो किसी तरह नौकरी पा लेते हैं। और पाने के बाद इतना गरीबी गरीबी जितना सब कष्ट सहा है सब, होता है कि कई 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 लोग तो याद रखते हैं कि भाई हम बहुत गरीब हैं, समाज को ऐसा बनाएंगे। लेकिन कई बार होता है कि कई लोग तो होता है कि कसम नौकरी अब मिल गया है ना, अब हम डॉक्टर बन गए हैं ना, अब जब से चार लोग का किडनी नहीं निकाल कर बेचेंगे, 10 लोग का आंख नहीं सप्लाई करेंगे इधर से उधर ना, है ना, तब तक हम जब हमको क्या करना है, बस आराम पैसा कमाना है। तो ऐसे लोग का ऐसे लोग को आप कह सकते हैं कि नहीं ये राष्ट्रीय जैसे है, तो ये अलग है इसका दिशा दे दिया भैया कि नहीं। ये ब्रिंसो समझा रहा था कि भाई हम लोग ने पागे तो कहा कि यार ब्रिंसो बीच में टिकी टिकी करेगा, है ना, इसको हटाओ पहले। तो ब्रिंसो को ही मरवा दिया, कौन, कहा कि ये रहेगा तो हमको बहुत टांग अड़ाएगा है काम में, इसलिए इसको इसको मरवा दिया। अब जेकोबियन दल में कौन बचे, राष्ट्रीय डांटे हर्बर्ट ये सब इसके दोस्त थे। लेकिन ये लोग भी कभी कभी इसको समझाने के लिए कुछ अच्छे चीज पर राय मशवरा देने के लिए चले जाते थे। ये कहता था कि यार ये सब भी हमको नाक में दम कर रहा है, इनको भी पहुंचाइए धीरे धीरे अब, है ना, इनको भी अपने स्थान पर पहुंचाइए भाई। तो ये सबको मरवा दिया। लेकिन भाई इसके भी तो चाहने वाले होंगे, डांटे हर्बर्ट ये सब के भी दोस्त हैं, ये जो सब ये सुने कि भाई राष्ट्रीय बहुत आतंक का माहौल बना रहा है,
कि इसको एक दिन इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिए। गिलोटिन आपको बताया था कि दो तरफ से ऐसे साइड रहा तो ऊपर से 10-20 किलो का तलवार लटका तो गिरा देते थे, मुड़ी कट जाता था। वैसे तो इसको भी क्या बोलते हैं, लुई 16वां को इसी ने तो गिलोटिन पर चढ़ाया था। तो रॉबस्पियर का आतंक जब जैसे समाप्त होता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्रांति तीसरा चरण में आ जाता है, और तीसरा चरण का नाम है उदार गणतंत्र। अब कहता है कि भैया देखो, निम्न वर्ग समाप्त हुआ, अब यहाँ से फिर मध्यम वर्ग उभरता है। और मध्यम वर्ग कहता है जो हुआ सो हुआ, अब देखो, अब लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से शांति से समझते हैं और कैसे अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो उदार गणतंत्र में हम लोग विधानमंडल जो देखते हैं तो वह द्विसदन हो गया। उस समय क्या था, एक सदनीय, अब क्या हो गया, द्विसदन विधानमंडल बन गया। और एक डिटेक्टर व्यवस्था भी लगाया गया। डिटेक्टर व्यवस्था का मतलब कि एक मतलब जैसे क्या होता था ना कि इसमें देखिए, एक विधानमंडल में इसके अलावा डायरेक्टर जो कहेगा उसको बात मानना होता था। तो दोनों मिलकर शासन प्रणाली से स्थापित करते थे, चलाते थे। लेकिन इसी इसमें चार पहले तो मान लीजिए कि डायरेक्टर थे। इसमें धीरे 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 क्या हुआ कि अ, यहाँ पर ना अ, जैसे कि डायरेक्टर में 5 सदस्य थे, तो इसमें क्या किया कि एक सैनिक के तौर पर उभरा था, और बहुत जबरदस्त मतलब कहते थे कि कई देशों में अपना कारनामा बिखेर चुका था। उस हीरो का नाम आपको याद भी होगा, नाम है नेपोलियन। क्या नाम है उसका, नेपोलियन। आपको याद आया, नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। यही नेपोलियन बोनापार्ट थे जिन्होंने अब क्या किया कि डायरेक्टर व्यवस्था को 4 काउंसिल बनाया और एक प्रधान काउंसिल अपने आप को बना लिया, प्रधान काउंसिल। और ये इस तरह इसका मतलब जनता में इस तरह इसका मतलब कि लहर दौड़ पड़ा, सब इसके हाँ, दीवाने हो गए कि ये जन्म संग्रह करवा के खुद को ही फ्रांस में 1804 में क्या करवा लिया, राजा घोषित करवा लिया। अब यहाँ सुनिए, अब 1804 में कौन बन जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि नहीं, कोई सक्रिय कोई निष्क्रिय कुछ नहीं। अब यहाँ राष्ट्रीय मुद्रा का अभी तो बताया ना, राष्ट्रीय मुद्रा चला दिया, यातायात व्यवस्था शुरुआत कर दिया, धीरे धीरे किसान गुलाम सबको मुक्त कर दिया। सब जनता इससे खुश। ये नहीं, ये जब देख रहा है कि अगल बगल का देश, अगल बगल में जितने भी देश थे, ये सब देख रहे हैं कि अरे भैया ये तो बड़ा जबरदस्त काम किया है, तो ये सब के सब देशवा इसको न्योता देने लगे, आइए ना महाराष्ट्र में हम रहूं, ये रजवा बहुत सड़ा बनता है, इसको तो नहीं, है ना, बहुत अमीर गरीब कर रखा है ना, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग करके रखता है, इसको थोड़ा सा समझाइए, आइए हम आपको सपोर्ट करेंगे। सब देशों से इसको न्योता मिलने लगा। देखते 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 40 देशों पे इसका आधिपत्य शामिल हो गया, कुछ एक देश को छुड़ा के। अब इटली जर्मनी सब में। और इसमें ये क्या कर दिया कि इसे आपको याद भी होगा कि महाद्वीपीय व्यवस्था लाया था। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या था कि जो इंग्लैंड के साथ व्यापार करेगा ना, जो इंग्लैंड के साथ व्यापार करेगा, हाँ, उसको हमसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। जैसे अभी नहीं अमेरिका कर दिया ट्रम्प चचवा कि सब देशों पर टैरिफ लगा कर रखा है। तो वही रूस से अगर दोस्ती करोगे तो भारत को भी तो लगा कर रख दिया है टैरिफ। तो यही दिक्कत हुआ। तो लेकिन ये इंग्लैंड से नहीं होता कि इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई चल रहा है तो बीच में जो कमजोर होता है, जो दो आदमी के बीच में कमजोर का धरा जाता है, पहले कमजोर को मारता है। अभी क्या किया कि अब रूस पर चला गया मास्को अभियान करने। और रूस पर, इसको मास्को अभियान कहते हैं कि रूस की राजधानी मास्को है। ये रूस पर आक्रमण करने के लिए चला गया, कई लाख सैनिक लेकर चला गया वहां पर। अब सोचिए, कई लाख सैनिक लेकर रूस चला गया, 5 लाख से लगभग ऊपर था। अभी क्या किया कि इतनी ज्यादा तादाद में सैनिक लेकर चला गया है रूस। उस समय देखिए वहाँ सैनिक व्यवस्था में रूस का जो वहाँ का था, अलेक्जेंडर प्रथम जार कहा जाता था। तो जार क्या कहा कि वो कहा ना कि देखो धीरे धीरे क्या कहा, ग्रामवासियों को कहा कि तुम अपनी अपनी ना जैसे गांव को धीरे धीरे वहां से क्या करते जाओ, धीरे धीरे अपने आप को गांव को पीछे शिफ्ट करते जाओ, और जितना भी अनाज उनाज खेत खलियान सब फूकते जाओ। ये इतना पीछे चलता गया, अपने गांव गांव को तबाह करते गया, अपने ही से गांव में आग लगा देता, फसलों जला देता, सब कुछ करते 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 पीछे चल गया। और ये भी नेपोलियन बना पड़ा, इसका पीछा करते करते कहाँ चला गया, एकदम रूस की राजधानी मॉस्को तक। और रूस तब तक और पीछे चला गया, और साइबेरिया एकदम जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां तक चला गया। अब सोचिए, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि जो जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहता है ना, उसी के वातावरण अनुसार वो ढल जाता है, अनुकूलता उसकी बन जाती है। अब जो ठंडी क्षेत्र में रहेगा, देखो अंग्रेजों अंग्रेजा जब हमारे यहाँ घूमने आते तो दिसंबर और जनवरी के माह में भी वो चड्डी बनियान पर घूमता है, तो तुम लोग कहते हो कि फैशन में घूम रहा है। ऐसा बात नहीं रहे, उन लोग को इतना ज्यादा ठंडी है, तो यहाँ पर ठंडी में वो सब झेल चुके हैं ना वहाँ पर, कि यहाँ का ठंडी उनको गर्मी लगता है, गर्मी का एहसास देता है, इसलिए उन लोग का ऐसा वेशभूषा धारण करता है। और हम लोग सोचते हैं कि फैशन में घूम रहा है, फैशन वैसन कुछ नहीं।
अब सुनो, तो रूस चला गया साइबेरिया में। इनकी इनकी फौज उतना ठंडी झेलने के लिए वो नहीं थी। और लगे इनके जितने भी सैनिक थे सबे लगे मरने वहीं पर, धीरे धीरे मरने लगे। और मरने से इतनी महामारी फैल गई कि सोचो अब, ये इतनी मात्र 50,000 सैनिक सैनिक लेके वापस लौट रहे थे। चार इतनी ज्यादा क्षति हुई। अच्छा, दूसरे में आपको स्पेन का फोड़ा भी याद होगा कि स्पेन के फोड़ा में हमने बताया था कि अपने ये स्पेन को जीत कर क्या किए थे, यहाँ पर अपने भाई जोजेफ जोनापार्ट को क्या दिए थे, ये वहाँ का अधिकार देकर चले गए थे मॉस्को अभियान करने। तब से इधर इंग्लैंड में इनको पीट के युद्ध छीन लिया, फिर से वापस ले लिया। फिर बेचारे दोनों तरफ से घेरा गए थे, इनकी सेना भी खत्म हो गई थी। अब ये लगे थे धीरे 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 धीरे, और जनता भी इनसे अब क्या हो गई थी ना, कहते हैं ना कि जनता भी अब सोच रही थी कि देखो यार, हम लोग तो आजाद हो ही गए हैं, राजा को खत्म कर ही दिए हैं, हम लोग अपना ना देश सोचें, काहे के लिए इनके चक्कर में पड़े। तो जनता भी इनका सपोर्ट करना धीरे धीरे छोड़ दिया था। कुछ ऐसे कारण। ना तो हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन अब क्लास 10 में इसको कैसे लिंक करके बच्चा समझ पाता है, इसलिए मेरा जरूरत था कि आप लोग को बताए पिछले वाले जो आपने पढ़ा है उसको अब यहाँ से कनेक्ट कर पाएगा। क्लास 10 में एकदम डायरेक्ट शुरुआत कर दिया है मैटरनिक से। हम मैटरनिक के बारे में कहाँ से समझ पाएगा जब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वियना सम्मेलन फलान ढेकान सब दिखाता है आपके एनसीईआरटी में। अब वो बच्चा जो नहीं पढ़ा है नहीं समझा ना, तो उसको 2-4 मिनट के बाद लगता है उसको होश गंवाने, एकदम दिमाग चकरिया के एकदम चक्कर घिरने जैसा नाच के सो जाता है। कारण क्या है कि वो उसको जोड़ नहीं पाता है। हम बता रहे हैं कि जिस समय देखिए यूरोप में एकीकरण का संदेशवाहक किसको कहा जाता है, बताइए, आप ही बताइए। यूरोप में एकीकरण का संदेशवाहक किसको कहा जाएगा? अरे भैया, सीधा सी बात है कि ये नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाएगा, क्योंकि ये तो कहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों कहा जाता है कि जिस समय यूरोप 800 से भी अधिक टुकड़ों में विभाजित था, लड्डू बनाने का श्रेय इसी को तो जाता है। बुनिया जैसा छिटायल था तो सब इसको कहते हैं कि जर्मनी 300 टुकड़ों में विभाजित था, है कि नहीं? तो सब जर्मनी में राइन रांग संघ की स्थापना भी ये भाई साहब ने किया था। तो ये तो चीज था कि यह एकीकरण में बहुत अधिक इसका मतलब कहा गया कि एक एक अ, मील का पत्थर साबित हुआ, है ना? एक कड़ी तो स्थापित कर ही दिया था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए, तभी आपको इसको लिंक करके आप जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए, कुछ जिसमें 1830 का एक क्रांति आता है और 1848 का। क्या हुआ था इसमें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, उस 1830 में फ्रांस में जो फिर से बैठाया गया, और उसके बाद चार्ल्स दसम के बाद, है ना, ये चार्ल्स दसम जो था वो भी पूर्व से समझता था। चार्ल्स दसम जो था वो अपना जो प्रधानमंत्री बनाया था, किसको बनाया था? पोलिगनेक, पोलिगनेक। अरे भैया, ये सब भुला गया कि हमारे दादा परदादा के साथ क्या हुआ। इन लोग ना धकाधक पोलिगनेक जैसे ही मतलब 4 अध्यादेश धकाधक पारित कर दिया। अध्यादेश मतलब एक नियम कानून जैसा होता है ना। और इसमें क्या क्या विशेषाधिकार दे दिया उच्च वर्ग को, कुलीन वर्ग को। फिर से वही मतलब राजा वाला कुछ ऐसे चीजें होने लगी कि मतलब कि निरंकुशता वाले तानाशाह वाली व्यवस्था बनने लगी। लोग एकदम इतना गुस्साया भीड़, फिर इसके सड़कों पर इस तरह उतर आई ना कि इनको भी याद आ गया कि हमारे क्या क्या हुआ होगा। तो यही जब 25 जुलाई 1830 में एक क्रांति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद होगा कि उसके बाद कौन बनते हैं, कि फ्रांस में फिर से एक नया वंश का स्थापना होता है, और ये था आर्ली हेंस। क्या नाम था इसका? आर्ली हेंस। तो याद रखिएगा, आर्ली हेंस वंश जब पुनर्स्थापना करेगा फ्रांस में तो वो है बुर्बो वंश। लेकिन फ्रांस में बुर्बो वंश कब समाप्त हुआ? 25 जुलाई 1830 की क्रांति के बाद। अब 1848 की मैं बात बताने जा रहा हूँ कि इस समय आर्ली हेंस वंश का ये मतलब 1830 से लेकर 1848 तक इनका शासन चला। क्या नाम? लुई फिलिप, लुई फिलिप। इनका क्या नाम था? लुई फिलिप। देखिए, लुई फिलिप क्या किए ना कि अपना प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री रखता था ना, उसमें चांसलर का पद था ऐसे प्रधानमंत्री, तो ये गीजो को बनाए, गीजो। और शुरू शुरू तो ये सब उदारवादी थे, ठीक थे। तो ये सब जनता भी सोचा कि कोई बात नहीं, बढ़िया है। लेकिन बाद में ये सब ना, ये किसके प्रभुत्व में आ गए? सब जो सामंत है, कुलीन वर्ग है, इनके धीरे धीरे इनके फेवर में जाने लगे, और लगभग 10 वर्षों तक कोई कार्य नहीं किए। और ये एक इनका नया कारनामा तब सुनिएगा तो आपको सुनकर हंसी आएगा। कुछ जनता थे जो एक भोज का आयोजन किए थे। भोज का आयोजन जैसे होता है ना, निमंत्रण, हाँ, होता है कि आमंत्रण होता है, तो भोज का आयोजन किया गया था। और इसमें थियर्स थे, इनको बुलाया गया था। थियर्स के नेतृत्व में भोज का, ये क्या सोचा सब
कि कहीं न कहीं सब मिलकर हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है जनता। यही चला है उन सबको मतलब कि टक्कर लेने। जनता इतनी वो थी कि पहले ही से एकदम 2 बार से दिमाग उन लोग का वो हुआ था, है ना? ऐसे ही प्रेशर कुकर के सामान एकदम पूरा डबाडब भरे हुए थे। और ये इतना खिसियाई जनता, जब इन लोग को लखेदी ना तो ये लोग भाग चले कि भैया ये भागो। जैसे चार्ल्स दसम को तो दौड़ा के भेजे थे सब इंग्लैंड में, इनको तो दौड़ा-दौड़ा सब भेजा। फिर उसके बाद ये यहाँ से हमेशा के लिए क्या हो गया कि फ्रांस में हमेशा के लिए क्या हो गया, राजतंत्र समाप्त हो गया। तो ये पूछता है एक नंबर में क्वेश्चन कि राजतंत्र हमेशा के लिए कब समाप्त हुआ? ये अर्लिहंसेन के बाद, जब 1848 में यह क्रांति हुई थी और यहाँ से लोकतंत्र का स्थापना होगा। तो लोकतंत्र की स्थापना में बोला गया कि भैया कोई सक्रिय कोई निष्क्रिय नहीं, सब लोग वोट मारेगा जो 21 वर्ष से ऊपर है, जो 21 वर्ष से ऊपर है, ठीक है? और लोगों को काम देने का भी गारंटी दिया गया कि नहीं भैया सबको एक राष्ट्रीय कारखाना बनेगा और हाँ, राष्ट्रीय कारखाना बनेगा तो सबको काम दिया जाएगा। कुछ ऐसी चीजें किए गए कि नेपोलियन तृतीय को अब राजा बनाया गया। किसको बनाया गया? नेपोलियन 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 तृतीय अब राजा बनते हैं।